Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. So friends, लास्ट क्लास में हमने रीनल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ न्यू यूनिट दैट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 600। A client is admitted to the emergency department with chest pain that is consistent with myocardial infarction. Based on elevated troponin level, heart sound are normal. The nurse should alert the primary healthcare provider because the vital sign changes and client assessment are most consistent with which complication. Refer to chart. सो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो इसको हमने पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसको चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है, और दैट इज़ कंसिस्टेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पेन होती है वैसी पेन है। किसके किसके थ्रू हमने इसको एवेल्युएट किया कि एलिवेटेड ट्रोपोनिन लेवल के थ्रू। हर्ष साउंड आर नॉर्मल। हर्ट साउंड क्या है? नॉर्मल है। द नर्स शुड अलर्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज वाइटल साइन चेंजेस। सो वाइटल साइन चेंजेस हुए हैं पेशेंट को, तो नर्स ने अलर्ट कर दिया प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। एंड क्लाइंट असेसमेंट आर मोस्ट कंसिस्टेंट विद विच कॉम्प्लिकेशन, और कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उनके साइन एंड सिम्टम के बेस पे। सो इसके लिए हमने चार्ट को रेफ़र करना है। तो चार्ट में हमें बताया गया है कि टाइम कि लाइक 11 AM पे वाइटल साइन चेक हुए हैं, 11:15, 11:30 एंड 11:45 मीन्स 5 मिनट के इंटरवल के बाद वाइटल चेक हुए हैं। उसमें सबसे पहले पल्स चेक हुई है, तो पल्स पहले 92 थी, फिर 96, 104 एंड 118 मीन्स पल्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 24 था, देन 26, देन 28, देन 32। एंड नेक्स्ट इज़ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ पहले था 140 इंटू 88, देन 128 इंटू 82, 104 इंटू 68, 88 इंटू 58 मीन्स ब्लड प्रेशर क्या हुआ है? डिक्रीज़ हो रहा है। पल्स इंक्रीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बेस पे हमने बताना है कि पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, राइट। सो हमारे ऑप्शन में है कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक टेम्पोड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डाइसेक्टिंग थोरेसिक अयोर्टिक एन्यूरिज्म। सो फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक शॉक कब होगा? जब हार्ट डैमेज होगा। हार्ट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज होगी, 40% जब डैमेज हो जाएगी देन दैट इज़ कंसिडर एज अ कार्डियोजेनिक शॉक। सो जो कार्डियोजेनिक शॉक जब पेशेंट को होगा तो उसकी वजह से पेरिफेरल ब्लड सप्लाई दैट विल बी डिक्रीज। जब पेरिफेरल ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो जो सेल्स होंगे दे विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। तो जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पेन होगी। पेन की वजह से क्या होगा? पेन को कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी उसको उसके साथ कंपनसेट करेगी। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, हमारी बॉडी उसके साथ कंपनसेट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? लंग्स पे उसका अफेक्ट पड़ेगा। मीन्स जो रेस्पिरेशन रेट है दैट विल बी इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि वो उसको क्या कर रही है? कवर अप कर रही है हमारी बॉडी। उसको कवर करने के लिए क्या हो जाएगा? जो हमारी रेस्पिरेशन रेट है दैट विल बी इंक्रीज, और हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा? वेंट्रिकल्स डैमेज होने की वजह से इसमें क्या होगा? जो डिक्रीज़ हो जाएगी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट दैट विल बी डिक्रीज। कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज़ होगी देन ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज। सो जो हमें इसमें सिम्टम बताए गए हैं
चार्ट में जो सिम्टम हैं वो हैं कि जो मैंने कार्डियोजेनिक शॉक में बताया इसमें कि जैसे पेरिफेरल ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज होगा तो पेरिफेरल ब्लड सप्लाई नहीं होगी और साथ में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी सेल्स को, उसकी वजह से पेन होगी और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा एंड हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। पल्स और रेस्पिरेशन रेट दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। वो किसकी वजह से होगा? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जब डिक्रीज़ हो जाएगी वो उसकी वजह से होगा, राइट। सो ये जो मैंने सिम्टम बताए, मैंने इसमें बताया कि पल्स भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जो चार्ट में बताया गया है, इसमें पल्स क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है और ब्लड प्रेशर क्या है? ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में भी तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इससे थोड़ा रिलेट कर रहा है, राइट। सो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, दैट इज़ कार्डियक टेम्पोड। सो कार्डियक टेम्पोड में क्या होता है? कार्डियक टेम्पोड में कंप्रेस हो जाता है हमारा हार्ट। क्यों? क्योंकि इसमें जो सीरस फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाती है सीरस मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से सीरस इफ्यूज़न होता है। तो जब फ्लूइड की अकमुलेशन होती है तो उसकी वजह से जब हार्ट पंप करता है तो उसमें मफल्ड साउंड आती है, मफल्ड साउंड आएगी और प्रोमिनेंट नेक वेन होगी। तो कार्डियक टेम्पोड में ये दो मेन सिम्टम्स आएंगे कि एक मफल्ड साउंड आएगी। मफल्ड साउंड किसकी वजह से आएगी? जब फ्लूइड अकमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी सीरस मेम्ब्रेन में, राइट। एंड प्रोमिनेंट नेक वेन होगी, वो भी किसकी वजह से होगी? क्योंकि फ्लूइड अकमुलेशन ज़्यादा हो गई है। और इसमें जो है ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। इसमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा, बट इसमें साथ में क्या होंगी? प्रोमिनेंट नेक वेन होगी और मफल्ड साउंड होंगे। तो ये इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सडनली पर्सन को डिस्निया होता है और उसमें चेस्ट पेन होती है। तो इसमें डिस्निया का कोई सिम्टम नहीं बताया गया है, तो डिस्निया इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट इज द डायसेक्टिंग aortic aneurysm। डायसेक्टिंग aortic thoracic aortic aneurysm। सो इसमें क्या होगा? इसका जो मेन सिम्टम होता है इसमें आता है बैक पेन। तो इसमें हमें कहीं नहीं बताया गया है कि पर्सन को बैक पेन हो रही है, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? कार्डियोजेनिक शॉक। तो जो हमें इसमें बताया गया है, हमारे क्वेश्चन में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? कार्डियोजेनिक शॉक। सो कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा? कार्डियोजेनिक शॉक तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल 40% डैमेज हो जाती है और इसमें ट्रोपोनिन का लेवल इंक्रीज होता है, राइट, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था। और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज होगी। लेफ्ट वेंट्रिकल डैमेज होने की वजह से पेरिफेरल ब्लड सप्लाई विल बी डिक्रीज और उसकी वजह से क्या होगा? सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी। अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह से क्या होगी? वहाँ पे पेन होगी और फिर हमारी बॉडी उस चीज़ को कंपनसेट करने लगेगी। जब हमारी बॉडी उस चीज़ के साथ कंपनसेट करने लगेगी तो उसको कंपनसेट करते हुए हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट दैट विल बी इंक्रीज, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट विल बी डिक्रीज। तो उसकी वजह से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगी और जिससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर डिक्रीज होंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड 601। A client with a history of type 2 diabetic is admitted to the hospital with chest pain. The client is scheduled for a cardiac catheterization. Which medication would need to be withheld for 24 hours before the procedure and for 48 hours after the procedure? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन की हिस्ट्री है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की, उसकी कार्डियक कैथेटराइजेशन होनी है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कैथेटराइजेशन पेशेंट की स्केड्यूल की गई है और मेडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन है हमने विथहोल्ड करनी है 24 आवर्स बिफोर एंड 48 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर। सो ग्लिम्पिसाइड होगी एंड रेपाग्लाइड होगी एंड रेगुलर इंसुलिन होगी। ये तो हमने विथहोल्ड नहीं करना है। अगर हम इनको विथहोल्ड भी करते हैं तो हम मॉर्निंग में उसको, मॉर्निंग की डोज हम विथहोल्ड करते हैं ग्लिम्पासाइड की और रेपाग्लाइड की और रेगुलर इंसुलिन की, ठीक
कि क्योंकि ये वैसे हम रेगुलर पेशेंट को देते ही हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शन आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन हम पेशेंट को नहीं देंगे। मेटफॉर्मिन को हम विदहोल्ड करेंगे 24 आवर्स बिफोर एंड 48 आवर्स आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्यों हम इसको विदहोल्ड करेंगे? क्योंकि जो मेटफॉर्मिन है वो जब हम कार्डियक कैथेटराइजेशन में करते हैं तो उसमें डाई के साथ ये रिएक्ट करके लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है, राइट। सो लैक्टिक एसिडोसिस ना हो तो इसके लिए हमने क्या करना है, मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड करना है, राइट। सो कोई भी सर्जरी है तो उसमें अगर हम डाई यूज़ कर रहे हैं देन उसमें हमने मेटफॉर्मिन को विदहोल्ड करना है बिकॉज ये क्रिएट करती है, ये कॉज करती है लैक्टिक एसिडोसिस, राइट। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 602, अ क्लाइंट इन साइनस ब्रेडिकार्डिया विद अ हार्ट रेट ऑफ 45 बीट पर मिनट एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 82/60 mm of Hg reports dizziness. Which intervention should the nurse anticipated will be prescribed? सो क्लाइंट है, क्लाइंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्लाइंट को प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट पर्सन का कम है, 45 बीट पर मिनट बहुत ही कम है, एंड ब्लड प्रेशर भी बहुत ही कम है, और उसको डिजीनेस हो रही है। 3 सिम्टम उसमें बताए हैं, ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट 45 है और ब्लड प्रेशर बहुत लो है और डिजीनेस है। सो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? सो एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन। सो डिगॉक्सिन क्या है? डिगॉक्सिन इज़ अ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, ठीक है। सो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मीन्स ये इंक्रीज करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक है मीन्स ये डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। तो डिगॉक्सिन को हम नहीं देंगे क्योंकि ये और ज़्यादा डिक्रीज करेगी हार्ट रेट को, राइट। और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगी? और बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी और हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगी। तो हमने डिगॉक्सिन तो इस कंडीशन में देनी ही नहीं है। नेक्स्ट इज द डिफिब्रिलेट द क्लाइंट। सो डिफिब्रिलेशन हमने कब करनी होती है पेशेंट की? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, राइट। सो इसमें भी हम डिफिब्रिलेट नहीं करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट इज द कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट। मॉनिटर तो हम कर ही रहे हैं, तो कंटिन्यू मॉनिटर, पहले ही उसका हार्ट रेट 45 हो चुका है तो हम कब तक उसको मॉनिटर करते रहेंगे? जब तक उसके हार्ट रेट 0 पे नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो इररेलेवेंट है। सो नेक्स्ट इज द प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस कंडीशन में हमने क्या करना है? प्रिपेयर करना है पेशेंट को फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के लिए, जिससे क्या होगा? पर्सन का जो हार्ट रेट है दैट विल बी इंक्रीज, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हमने पेशेंट को ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के लिए तैयार करना है, राइट। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो कि पर्सन को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है? उसका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हार्ट रेट भी डिक्रीज है, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज है, और साथ में डिजीनेस है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? डिगॉक्सिन तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि डाइगॉक्सिन क्या करेगा? और ज़्यादा डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को। डिफिब्रिलेटर हम किन कंडीशन में देते हैं? पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में देते हैं या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देते हैं। कंटिन्यू टू मॉनिटर द क्लाइंट, नो, इस कंडीशन में हमने मॉनिटर नहीं करते रहना है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट की हार्ट रेट बहुत स्लो हो चुकी है। एंड प्रिपेयर फॉर ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग, तो इसमें हमने क्या करना है? हमारे पास वन एंड ओनली करेक्ट ऑप्शन इज prepare for transcutaneous pacing so that we can increase the heart rate of the patient. So next question is 603. The nurse in a medical unit is caring for a client with heart failure. The client suddenly developed extreme dyspnea, tachycardia, and lung crackles. The nurse immediately asked another nurse to contact the primary healthcare provider and prepare to implement which priority intervention. Select all that apply. So क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो अच्छे से समझ लो।
क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, नर्स वर्क कर रही है मेडिकल यूनिट में, केयर कर रही है पेशेंट को विद हार्ट फेलियर का पेशेंट है, और सडनली पेशेंट में क्या सिम्टम्स आ जाते हैं? डिज्नी आ जाता है, टैकीकार्डिया आता है और लंग क्रैकल्स। 3 सिम्टम्स आ गए सडनली पेशेंट में, डिज्निया, टैकीकार्डिया एंड लंग क्रैकल्स। सो डिज्निया, टैकीकार्डिया और लंग क्रैकल्स, ये आपको पता होना चाहिए। डिज्निया और लंग क्रैकल्स, these are the symptoms of pulmonary edema. So pulmonary edema is a life threatening situation, right? So nurse immediately ask another nurse to contact the प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, क्योंकि नर्स को पता चल गया इट इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। सो पर्सन को पल्मोनरी एडिमा हो चुका है, तो उसने दूसरी नर्स को बोला कि आप फिजिशियन को इन्फॉर्म करो और प्रिपेयर करो इम्प्लीमेंट विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन, और कौन सी प्रायोरिटी इंटरवेंशन वो इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन कौन सी करेंगे, राइट? सो पल्मोनरी एडिमा में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स फेल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड सफिशेंट अमाउंट में इजेक्ट नहीं हो पाता है और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लंग्स में। जब लंग्स में प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, किसकी वजह से वो इंक्रीज़ हो जाता है? ड्यू टू एकम्युलेशन ऑफ द ब्लड। इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में हमने क्या करना है, हमारा इमीडिएट एक्शन होगा कि हमने ऑक्सीजन सबसे पहले प्रिस्क्राइब करनी है और पेशेंट को हमने हाई फॉलर पोजीशन पे रखना है, ठीक है, सो दैट पर्सन अच्छे से ब्रीथ कर पाए। फ्रुसामाइड रैपिड एक्टिंग डायरेटिक है, वो हमने प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को, वो हमने देनी है पेशेंट को, सो दैट हम एलिमिनेट कर सके जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड होगा। फॉलिक कैथेटर हमने इंसर्ट करना है सो दैट वी कैन मेजर द आउटपुट एक्यूरेटली। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्फिन सल्फेट रिड्यूस करता है विनस रिटर्न को और डिक्रीज करता है एंजाइटी को। और इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, तो हमने पेशेंट को ईज़ करना है, राइट? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीजन, यस, तो इमीडिएटली हमने क्या करना है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। फॉलिक कैथेटर हमने इंसर्ट करना है सो दैट हम एक्यूरेटली मेज़र कर सके आउटपुट ऑफ द पेशेंट। एडमिनिस्ट्रिंग फ्रूसामाइड, यस, ये भी हमने एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है, क्योंकि जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। नेक्स्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन सल्फेट इंट्रावेनसली, येस, हमने देना है सो दैट वी कैन रिड्यूस द पेन। एंड ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट टू द कॉन्ड्री केयर यूनिट। ट्रांसपोर्टिंग द क्लाइंट टू द कॉन्ड्री केयर यूनिट, ये हमारा उस टाइम, ये हमारा इमीडिएट इंटरवेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा कि हम टाइम वेस्ट करेंगे पेशेंट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये हमारी इमीडिएट एक्शन नहीं होगा। एंड प्लेसिंग द क्लाइंट इन लो फॉलर साइड लाइन पोजिशन, नो, हमने हाई फॉलर पोजिशन पे हमने पेशेंट को रखना है, फॉलर पोजिशन पे रखना है सो दैट पर्सन अच्छे से ब्रीथ कर सके। हमारा एक्यूरेट आंसर कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट सिम्टम है पल्मोनरी एडिमा का, दैट इज़ क्रैकल एंड डिस्निया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से ही पता लग जाना चाहिए कि ये किस चीज़, कौन सा पेशेंट है, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, क्योंकि उनमें डिस्निया हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है और लंग क्रैकल्स हो रही हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होती है क्योंकि वो इजेक्ट नहीं कर पाती है सफिशिएंट ब्लड, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है वो लंग्स में इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ब्लड, राइट। तो उसमें हमारा इमीडिएट एक्शन क्या होगा कि सबसे पहले डिज़निया हो रहा है पेशेंट को, तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन पर्सन को प्रोवाइड करनी है, राइट। फिर हमने फॉलिक कैथेटर भी हमने उसमें इंसर्ट करना है सो दैट हम एक्यूरेटली मेज़र कर सके आउटपुट को। एंड फ्रूसामाइड, सो दैट जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हम एलिमिनेट कर सकें, एक्यूमुलेटेड फ्लूइड को हम एलिमिनेट कर सकें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 604. A client with myocardial infarction suddenly become tachycardia, shows signs of air hunger and begin coughing frothily. Pink tinct sputum. Which finding would the nurse anticipate when auscultating the client's breath sound? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है
कि पर्सन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पर्सन है, सडनली उसको टेकिकार्डिया हो गया, साइन ऑफ एयर हंगर, कफिंग, फ्रोदी, पिंक टिंग स्पूटम. Which findings would nurse anticipate when auscultating the client breath sound? तो ये सिम्टम्स पर्सन में देख लिए नर्स ने. उसके बाद नर्स क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑस्कल्टेट करने पे पेशेंट में हमें कौन सी साउंड ब्रेथ साउंड सुनाई देगी, राइट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टैकीकार्डिया हो रहा है, एयर हंगर हो रहा है, और कफिंग, फ्रोथी, पिंक टिंक स्पूटम, ये कौन सी डिजीज़ के सिम्टम हैं, राइट. सो दीज आर द सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, राइट. सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ही ये सिम्टम हैं. सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स फेल हो जाती हैं, राइट. सो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लाइक ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, राइट. लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है. सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा, मीन्स ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है. जब ये चीज़ वर्क नहीं करेगी तो इसमें क्या होगा, ब्लड ओवरलोड हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि ये तो वर्क कर नहीं रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है. तो उसकी वजह से जो लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल में भी फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, राइट. सो इसमें फ्लूइड ओवरलोड है एंड उसके वजह से लंग्स में भी यहाँ से कहाँ जाता है ब्लड, टू द लंग्स. सो लंग्स 4 पल्मोनरी वेन कैरी करती हैं ब्लड को इन द लंग्स. सो लंग्स में भी कंजेशन हो जाएगा और लंग्स में भी क्या हो जाएगा, ब्लड ओवरलोड हो जाएगा. यहाँ से किस में चला गया, लंग्स में चला गया, ठीक है. तो लंग्स में भी क्या होगा, लंग्स में भी फ्लूइड ओवरलोड हो गया. उसकी वजह से जब यहाँ पे ओवरलोड हो गया, ठीक है, तो ब्लड ओवरलोड जब लंग्स में हुआ तो उसकी वजह से क्या, कौन सा सिम्टम आएगा, उसकी वजह से सिम्टम आएगा पिंक टिंग स्पुटम, राइट. क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड हो गया है लंग्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, हेमोपोटाइसिस होगा. पिंक टिंग स्पुटम ब्लड उसमें पर्सन के स्पुटम में आएगा, राइट. सो ये हो गया पल्मोनरी एडिमा के बारे में. सो अब हमें पता है पल्मोनरी एडिमा की ही ये सिचुएशन है तो उसमें कौन सी साउंड सुनाई देती है. तो लास्ट हमने क्वेश्चन में वैसे पढ़ भी लिया है कि उसमें क्रैकल्स हमें सुनाई देते हैं, बट फिर भी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टीरॉयड. सो स्टेडोर ये कौन सी कंडीशन में होगा, अगर पर्सन को लेरेंजियोस्पाज्म है और एडिमा है अपर एयरवे का. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. क्रैकल्स आएगा इसमें, स्कैटर्ड रोंकाई एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड ये इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड ये चीज़ें है ही नहीं. तो हमारा करेक्ट आंसर है क्रैकल्स. सो आपको इसमें पता लग गया है कि पिंक टिंग स्पुटम कैसे आएगा, क्योंकि इसमें ब्लड ओवरलोड हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि फेल हो जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने की वजह से यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है. जब यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड होता है तो राइट वेंट्रिकल में भी लेफ्ट ऑरिकल में भी फ्लूइड लोड होगा और उसकी वजह से लंग्स में भी फ्लूइड लोड होगा, सॉरी ब्लड ओवरलोड होगा. उसकी वजह से पिंक टिंग स्पुटम होगा, राइट. और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के और क्या सिम्टम आएंगे, क्रैकल्स होंगी, राइट, एंड डिज्निया होगा, राइट, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, एंड टैकीकार्डिया, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 605. A client with myocardial infarction is developing cardiogenic shock. What condition should the nurse carefully assess the client for? So client है हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, उसको क्या हुआ, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है. व्हाट कंडीशन शुड द नर्स केयरफुली असेस द क्लाइंट, कौन सी कंडीशन असेस करनी है नर्स ने कि और क्या कंडीशन पर्सन को हो सकती है. सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को,
राइट। सो कार्डियोजेनिक शॉक हम किससे रिलेट करते हैं? मायोकार्डियल इश्चीमिया के साथ हम रिलेट करते हैं। तो हमने ध्यान रखना है मायोकार्डियल इश्चीमिया के सिम्टम्स हमने ध्यान रखने हैं, राइट। सो मायोकार्डियल इश्चीमिया के सिम्टम्स हमारे पास आएंगे लाइक लो ब्लड प्रेशर होता है, टैकीकार्डिया होता है, ठीक है, और सेंट्रल वेनस प्रेशर विल बी हाई, राइट। सो हाई वो क्यों होगा? क्योंकि बैकवर्ड इफेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से, राइट। सो और पर्सन में क्या होगा? और डिसरिथमिया कॉमनली पर्सन में होता है। क्यों डिसरिथमिया होगा? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और डैमेज हुआ होता है लेफ्ट वेंट्रिकल 40% से ज़्यादा। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि 40% से ज़्यादा जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हुआ होता है इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, तभी हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब लेफ्ट वेंट्रिकल 40% से ज़्यादा अगर डैमेज हुआ है देन उसमें डिसरिथमिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें हम क्या कंडीशन असेस करेंगे? इसमें हम पल्सलेस पैराडॉक्सिस ये हम इसमें नहीं असेस करेंगे। वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया, यस, डिसरिथमिया हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि डिसरिथमिया क्यों होगा? क्योंकि डिसरिथमिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर नहीं हो रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल मोर देन 40% डैमेज है, तो उसकी वजह से डिसरिथमिया हो सकता है। एंड राइजिंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नो, इसमें क्या होगा? पर्सन को हाइपोटेंशन होगी। एंड फॉलिंग सेंट्रल वेनस प्रेशर, तो फॉल नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। सीवीपी क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि बैकवर्ड इफेक्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के फेल होने की वजह से, राइट। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है पेशेंट को और कार्डियोजेनिक शॉक है, और क्या हमने उसमें असेस करना है? हमने डिसरिथमिया उसमें असेस करना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 606. A client who had cardiac surgery 24 hours ago had has had a urine output averaging 20 ml per hour for 2 hours. The client received a single bolus of 500 ml of intravenous fluid. Urine output for the subsequent hours was 25 ml. Daily laboratory results indicate that the blood urea nitrogen level is 45 mg per dl and the serum creatinine level is 2.2 mg per dl. On the basis of this finding, the nurse would anticipate that the client is at risk for which problem? तो ये क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है, तो इसको भी अच्छे से समझ लो पहले। अ क्लाइंट हु हैड अ कार्डियक सर्जरी है, 24 आवर्स पहले उसकी कार्डियक सर्जरी थी। हैज़ हैड अ यूरिन आउटपुट उसका कितना है? 20 ml फॉर 2 आवर्स। क्लाइंट रिसीव अ सिंगल बोलस ऑफ 500 ml ऑफ द इंटरवेनस फ्लूइड, और उसने 500 ml उसने इंटरवेनस फ्लूइड रिसीव किया है। यूरिन आउटपुट फॉर द सब्सिक्वेंट आर वॉज, उसके बाद कितना हो गया? 25 ml हो गया। Daily laboratory result indicate that the blood urea nitrogen is 45 mg per dl and the serum creatinine level is 2.2 mg per dl. On the basis of this finding, the nurse would anticipate that the client is at risk for which problem? तो इन जो हमारे पास ये सारी कंडीशन आई हैं, लाइक पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है, बीयूएन लेवल कितना है, क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, तो इसके बेस पे हमने बताना है कि पर्सन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था जब हमने रीनल सिस्टम किया था कि बी यू एन क्रिएटिनिन लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा है वो क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? रीनल फेलियर और नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमें शो कर रहा है। तो इसमें तो सीधी बात सी आ रही है कि पर्सन का क्रिएटिनिन लेवल भी बी यू एन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एंड क्रिएटिनिन लेवल भी पर्सन का इंक्रीज़ है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? कि रीनल फेलियर की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है। तो हम इसमें थोड़ा सा हम हिंट लगा सकते हैं, सिर्फ हम बिना ऑप्शंस को देखे कि इसमें रीनल फेलियर पर्सन को हो सकता है, तो वो चीज़ हम इसमें असेस कर सकते हैं।
ये तो होगी वैल्यूज़ की बात। अब हम बात करते हैं कि जब पेशेंट की कार्डियक सर्जरी होती है सॉरी, तो वो रीनल इंजरी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पुअर परफ्यूज़न होता है, हेमोलिसिस की वजह से, लो कार्डियक आउटपुट की वजह से और वेज़ोप्रेसर मेडिकेशन की वजह से, राइट? तो रीनल इंजरी इनकी वजह से हो सकती है, राइट? और रीनल इंजरी हमें कहाँ से पता चल रहा है कि रीनल इंजरी पर्सन में हो सकती है? क्योंकि यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज़ है, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बताया, BUN लेवल इंक्रीज़ है एंड क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज़ है। तो बाकी हमें ऑप्शन की तरफ देखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बट हम ये गलती नहीं करेंगे और आप भी कभी ये गलती मत करना, क्योंकि सम टाइम किसी और चीज़ के साथ भी कोई ऑप्शन ऐसे होता है किसी ओ कि वो इस चीज़ के साथ रिलेट करता है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में अपने क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, बट हम सारे ऑप्शंस पे जाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द हाइपोवोलेमिया। सो हाइपोवोलेमिया का इसमें कोई सिम्टम नहीं बताया गया है, तो हाइपोवोलेमिया नहीं होगा। एक्यूट किडनी इंजरी, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आएगा, एक्यूट किडनी इंजरी। तो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के हमारे पास कोई सिम्टम नहीं है, तो हमारे पास सिम्टम किस चीज़ के दिए गए हैं? एक्यूट किडनी इंजरी के इसमें सिम्टम्स दिए गए हैं, राइट? तो हमें कैसे पता चला कि एक्यूट किडनी इंजरी है पेशेंट में? क्योंकि एक तो इसमें यूरिन आउटपुट कम है, सेकेंड BUN इंक्रीज है एंड थर्ड वन इज क्रिएटिनिन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज, राइट? सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 606। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 607। The nurse is reviewing the electrocardiograph rhythm strip. The P wave and QRS complex are regular. The PR interval is 0.16 second and QRS complex measure 0.06 second. The overall heart rate is 64 beat per minute. Which action should the nurse take? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको इमेज के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्स रिव्यू कर रही है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ रिव्यू कर रही है पेशेंट का, और उन्होंने देखा कि जो P वेव एंड QRS कॉम्प्लेक्स रेगुलर हैं और जो PR इंटरवल है दैट इज़, PR इंटरवल कितना है? 0.16, राइट? एंड QRS कॉम्प्लेक्स कितना है? 0.06 सेकेंड। जो ओवरऑल हार्ट रेट है वो 64 बीट पर मिनट है। तो इस कंडीशन में कौन सा एक्शन लेना चाहिए? सो हमें नॉर्मल हार्ट रेट, हमें जो 64 बीट पर मिनट है ये नॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है? और जो हमारी ECG है, ECG में जैसे आप देख रहे हो पी वेव होगी, QRST एंड U। सो जो हमारी PR इंटरवल है वो नॉर्मली होता है 0.12 टू 0.20 सेकेंड, राइट? सो आप ध्यान रखना कि जो PR इंटरवल है वो कितना होता है? 0.12 टू 0.20 सेकेंड। और जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है 0.04 टू 0.10 सेकेंड। तो हमारे पास जो इसमें वैल्यू दी गई है वो वैल्यू नॉर्मल है, क्योंकि 0.16 है और 0.06 है। जो PR का नॉर्मली हमने पता है 0.12 से 0.20 तक है, तो ये नॉर्मल रेंज में है। एंड QRS का क्या है? QRS में है 0.04 टू 0.10। सो हमारे पास 0.06 है, सो ये भी नॉर्मल रेंज में है। तो इसमें हमें कोई एक्शन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चेक द वाइटल साइन, नहीं, चेक हम नहीं करेंगे। चेक द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट, नो। मॉनिटर फॉर एनी रिदम चेंज एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। और मॉनिटर फॉर एनी रिदम चेंज, यस, हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कोई बाद में कोई रिदम चेंज तो नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वाइटल साइन चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे जो ये वेव्स हैं वो सारी नॉर्मल हैं और हार्ट रेट भी नॉर्मल है, राइट?
सो इसमें इस क्वेश्चन में आप मेन ध्यान रखना कि हमारे जो पी आर इंटरवल है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी। पी आर की होगी 0.122 टू 0.20 सेकेंड एंड क्यू आर एस 0.04 टू 0.10 सेकेंड, राइट। सो सम टाइम इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये वैल्यू ध्यान रखना और इसी के बेस पे अपना आंसर करना। सो फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय।